हेलो फ्रेंड्स, टैक्स ऑडिट कैसे किया जाता है। जब एक फाइल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाती है, उसके ऑफिस में जाती है, या जब कोई अकाउंटेंट फाइल सबमिट करता है, प्रॉफिट और लॉस, बैलेंस शीट, लेजर, तो टैक्स ऑडिट में वो कौन कौन से चेक पॉइंट्स होते हैं जिनको चेक किया जाता है, इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि अभी जो ड्यू डेट है टैक्स ऑडिट की, उसको बढ़ा करके 31 अक्टूबर कर दिया गया है। ठीक है सर, अभी हमारे पास करीब करीब एक मंथ है टैक्स ऑडिट करने के लिए। अब ये ड्यू डेट फर्दर बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी ये तो अलग बात है। फिलहाल अभी जो डेट है पहले 30 सितंबर थी, जो कि नॉर्मल ड्यू डेट थी, उसको एक्सटेंड करके इसको 31 अक्टूबर कर दिया गया है। इसमें आज हम बात करेंगे वो इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट्स के बारे में जो हमें टैक्स ऑडिट के समय ध्यान में रखना होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं चेंज की। इस बार लोन एंड डिपॉजिट इस सेक्शन में एक चेंज हुआ है। उस चेंज के तहत अब टैक्स ऑडिट में डिटेल में रिपोर्टिंग करनी है कुछ चीज़ों की। अगर आपको दिख जाए बैलेंस शीट में लोन एंड डिपॉजिट, तो क्या क्या चीज़ें चेक करना है। एक तो मोड ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रीपेमेंट, वो जो लोन और डिपॉजिट है वो किस मोड में एक्सेप्ट किया गया है और किस मोड में उसका रीपेमेंट किया है। वहाँ पर अलग अलग ड्रॉप डाउन है, कैश में, अकाउंट पे ही चेक में, ठीक है, क्रॉस चेक में, यूपीआई, जो भी है। तो मोड ऑफ पेमेंट, मोड ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है वो चेक करना है, रिपोर्ट करना है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्टी, जिस पार्टी से लोन आ रहा है जा रहा है उसका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। और बैंकिंग की भाषा में बोले तो केवाईसी होनी चाहिए, पैन आधार अवेलेबल होना चाहिए, चेक करना मैंडेटरी है। फिर क्या नेचर है लोन एडवांस का और किस पर्पस के तहत वो लिया गया है या दिया गया है। और यही नहीं, इसके अलावा सीए को आउटस्टैंडिंग बैलेंस भी रिपोर्ट करना है एज ऑन 31 मार्च, कि वो बैलेंस एक्चुअल में सही है कि नहीं सही है। इसके लिए क्या करना है भाई, जो भी पार्टी का आउटस्टैंडिंग बैलेंस आ रहा है उसके साथ कम्युनिकेशन करना है मेल के थ्रू कि भाई ये बैलेंस है, क्या ये एग्जैक्ट है नहीं है, वो सारी चीज़ें टैक्स ऑडिट में चेक करनी है। अब इसमें अगर देखा जाए तो 4 सेक्शन ट्रिगर हो रहे हैं। ये जो चेंज किया गया है वो चेंज ही इसीलिए किया गया है कि ये जो सेक्शन है इसको सही से कंप्लाई किया जा सके और डिपार्टमेंट के पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन पहुंच सके। पहला है, देखिए 26(9) SS ये कहता है कि आप लोन और डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते 20,000 या उससे ज्यादा का, अदर देन कैश। मतलब अदर देन अकाउंट पे चेक। अगर आपको 20,000 या उससे ज्यादा लोन एक्सेप्ट करना है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है, तो कैश में नहीं कर सकते हो, अकाउंट में लेना है। 269T सेम चीज कहता है कि आप रीपेमेंट नहीं कर सकते हैं। एक तो आप लोन ले नहीं सकते हैं कैश में 20,000 से ज्यादा, और 269T कहता है कि आप रीपेमेंट भी नहीं कर सकते हैं कैश में। अच्छा सर, अगर इस दोनों सेक्शन का वायलेशन होता है तो इक्वल अमाउंट ऑफ पेनाल्टी लगेगी। जैसे 1 लाख का लोन किसी ने कैश में ले लिया और भैया पता चल गया, तो 1 लाख रुपए कैश के बराबर पेनाल्टी, मतलब 1 लाख रुपए की पेनाल्टी लग जाएगी। उसी तरह 269ST ये कहता है कि आप कैश रिसिट नहीं ले सकते, चाहे वो एग्रीगेट हो, पर डे, पर पर्सन 2 लाख से ज्यादा। 2 लाख से ज्यादा आप कैश में नहीं ले सकते। ये नहीं कि अलग अलग लोग आ गए, आपने 50 अलग अलग लोगों से 10-10 हजार रुपए ले लिया, कितना हो गया सर, 5 लाख हो गया। अब आप कहोगे सर एक पर्सन से तो 20,000 से ज्यादा नहीं आ रहा है ना। जी नहीं, एग्रीगेट में भी आप नहीं ले सकते हो 2 लाख से ज्यादा एक दिन में, पर डे हो, एग्रीगेट हो, पर पर्सन भी। तो ये चारों सेक्शन ट्रिगर हो जाएंगे। इसी को कंप्लाई करने के लिए लोन एंड डिपॉजिट में चेंज किया गया है। तो एक तो ये है जो चेक पॉइंट में कि ये चीजें आपको चेक करनी है जब आप टैक्स ऑडिट करोगे। कुछ क्लॉज ऐसे हैं जिनको हटा दिया गया है और कुछ को किसी और के साथ मर्ज कर दिया है। जैसे क्लॉज 17 हट चुका है, अब ये क्लॉज 23 में चला गया है, रिलेटेड पार्टी वाला। क्लॉज 21BC ये भी जो था कैश पेमेंट डिसअलाउंस वाला, वो मर्ज हो गया 34 के साथ। क्लॉज 31 जो है वो एक तरीके से लोन डिपॉजिट वाला था, ये भी जो है अभी कोई डिटेल रिपोर्टिंग होने लगी है तो इसको भी एक तरीके से बदल दिया गया है। और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन ये जो टैक्स था इसको भी 36A में इसको हटा दिया गया है, बिकॉज ये 2020 में ही एबॉलिश हो चुका था, तो उसका जो क्लॉज था वो भी हटा दिया गया। ठीक है सर,
इसके अलावा जब भी आप टैक्स ऑडिट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास बैलेंस शीट आएगी। तो अब आपको क्या करना है, उसके जो ओपनिंग बैलेंस है, अब ओपनिंग बैलेंस सर किसके होते हैं? स्टॉक का होगा सर, कैश का होगा, बैंक का होगा, कैपिटल का होगा, फिक्स्ड एसेट्स का होगा, डेटर्स का होगा, क्रेडिटर्स का होगा, लोन का होगा, इन्वेस्टमेंट का होगा, आईटीसी का होगा। जो भी ओपनिंग बैलेंस आपको दिखेंगे उसको आपको चेक करना है विद द क्लोजिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। पिछले साल की ओपनिंग क्लोजिंग से आपको उसको वेरीफाई करना है। फर्स्ट ईयर है तब तो ओपनिंग बैलेंस होगा ही नहीं। ठीक है सर। अगला, जब आप सेल को चेक करोगे, अब आप आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पर। सेल की फिगर, टर्नओवर की फिगर, उसको आप कैसे मैच करोगे? सबसे पहले आपको मैच करना है उसको जीएसटी के साथ। टर्नओवर इनकम टैक्स में कुछ और है, जीएसटी में कुछ और है। इसका रीजन आपको रिपोर्ट करना है टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट में। पहले तो आप एसएससी से पूछोगे कि भाई डिफरेंस क्यों आ रहा है। जब वो जो भी एक्सप्लेनेशन देगा वो आपको रिटर्न में लेना है उससे, और फिर उसको आपको टैक्स ऑडिट की जो रिपोर्ट है ऑब्जर्वेशन में उसको आपको वहां पर मेंशन करना है। तो इन दोनों में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ओके सर। आईटीसी के बैलेंस को भी आपको क्या करना है, पोर्टल के बैलेंस से चेक करना है। बुक में आईटीसी आ रही है सपोज 1 लाख, अब आपको उसको पोर्टल पे चेक करना है, लेजर में जाके, क्रेडिट लेजर में जाके, कि वहां पर भी 1 लाख है कि नहीं है। बिकॉज जब भी आप आईटीसी को यूटिलाइज करते हो तो उसकी एंट्री बुक्स में भी होगी, पोर्टल पे भी होगी, दोनों जगह सेम होनी चाहिए। डिफरेंस है तो उसको रिपोर्ट करना है। उसी तरह आईटीसी का यूटिलाइजेशन भी चेक करना है सर। ऐसा ना हो कि कोई ब्लॉक क्रेडिट है, ऐसा आईटीसी जो आ तो रहा है 2B में लेकिन वो आप ले नहीं सकते हो लीगली, 17(5) वाला जो ब्लॉक क्रेडिट होता है। तो अगर गलती से हो सकता है भाई 2B में आ गया, किसी ने क्लेम कर लिया, तो आईटीसी का यूटिलाइजेशन चेक करिए। जो एलिजिबल आईटीसी है वही आपको क्लेम करना है। अगर कोई इन एलिजिबल आईटीसी क्लेम कर रहा है, कर चुका है, तो उसको आपको अपने टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट में उसको जो क्या करना है, मेंशन करना है, रिपोर्ट करना है। उसी तरह टर्नओवर को जीएसटी के साथ तो चेक करना ही करना है, 26AS के साथ भी चेक करना है। क्यों? कई बार ऐसा होता है टीडीएस कटता है, तो टीडीएस जिस अमाउंट पे कटा है वो आपकी ग्रॉस रिसीट है। कई बार ऐसा होता है ऑडिट में कि 26AS में जिस अमाउंट पे टीडीएस कटा है वो ज्यादा है और एक्चुअल बुक का टर्नओवर कम होता है। तो भाई ये दोनों आपस में मैच होने चाहिए, एआईएस टीआईएस भी मैच होना चाहिए। उसी तरह जीएसटी का टर्नओवर भी चेक करिए कि वो आपके 26AS या एआईएस टीआई से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि 26AS में टर्नओवर कम हो। क्यों? क्योंकि अगर टीडीएस नहीं कटा है तो 26AS में नहीं आएगा। तो टर्नओवर कम आ सकता है 26AS में, बट ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि ज्यादा है तो इसका मतलब फिर आप इनकम टैक्स में भी रिपोर्टिंग सही नहीं कर रहे हो। तो भाई ये सारे टर्नओवर को आपको मैच करना है सर। फिर आ जाता है टीडीएस लायबिलिटी। आप जिस भी एसएससी का ऑडिट कर रहे हो, चेक करिए वो कोई ऐसा पेमेंट तो नहीं कर रहा है जिसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट होना चाहिए। सर ये चेक करके क्या करना है? सर ये चेक करके आपको ये करना है, देखिए कि पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, टीडीएस का रिटर्न फाइल हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर जो प्रॉफिट एंड लॉस में है जिसके ऊपर टीडीएस कटना चाहिए था बट नहीं कटा, वो डिसअलाउ हो जाता है सर। तो अगर कोई ऐसा पेमेंट है जिसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट होना चाहिए था, नहीं हुआ है, तो भाई उसको रिपोर्ट करिए, बिकॉज वो डिसअलाउ हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। अच्छा सर। फिर आपको ये भी चेक करना है, कैश बुक मंगा लीजिए। अब ये चेक करिए कि एक दिन में 10,000 से ऊपर पेमेंट किसको किसको जा रहा है कैश में। नहीं जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, रिपोर्ट कर दीजिए भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर जा रहा है तो उसको प्रॉपर अलग से रिपोर्ट करिए कि भाई 10,000 से ऊपर कैश में पेमेंट इन पार्टी को गया है, तो इसको जरूर चेक करिए कैश बुक में। कई बार ऐसा होगा कि कैश बुक मेंटेन नहीं होगी, एसएससी आपको नहीं देगा, तो ये मेंशन कर दीजिए रिपोर्ट में कि भाई कैश बुक मेंटेन ही नहीं थी तो हम वेरीफाई नहीं कर पाए। फिर डिपार्टमेंट जाने, एसएससी जाने, आपको रिपोर्ट कर देना है एज एन ऑडिटर। रिलेटेड पार्टी, इसको बहुत ध्यान से चेक करिएगा, यहां गलतियां हो जाती हैं। जिस भी पार्टी को पैसा जा रहा है, या तो आप इसको लिखवा लीजिए एसएससी से कि भाई मेरी कोई भी रिलेटेड पार्टी नहीं है। ऐसा कई बार होता है कि भाई कोई भाई की कोई फर्म है, फादर की फर्म है, किसी रिलेटिव की फर्म है, अब उसको पेमेंट जा रहा है। अब इसमें होता क्या है, इसमें फ्रॉड के चांसेस होते हैं कि भाई पता चल रहा है गुड्स भी नहीं मंगाया, बिल ले लिया, आईटीसी क्लेम कर रहे हो, कुछ भी। वही चीज मार्केट में मिल रही है, सपोज 1 लाख की, आपने 2 लाख उठा के दे रखा है।
कौन देखने जा रहा है? तो ये चीज़ें तभी वेरीफाई होंगी जब पता चलेगा कि रिलेटेड पार्टी का कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं हो रहा है। तो ये चेक करना है सर आपको। एमएसएमई रिपोर्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, अभी बस मैं आपको ऊपर ऊपर से बता दे रहा हूँ। एमएसएमई को जो पेमेंट करते हैं, अगर कोई एग्रीमेंट है तो 15 डेज, एग्रीमेंट नहीं है तो 15 डेज, एग्रीमेंट है तो 45 डेज। इस डेट के अंदर आपको पेमेंट कर देना है एमएसएमई को। नहीं किया तो वो जो एक्सपेंडिचर है, वो जो मतलब पेमेंट है, वो डिसअलाउ हो जाएगा। और अगर उस पर कुछ इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो तो वो भी डिसअलाउ हो जाता है। तो इस बार इसको डिटेल में रिपोर्ट करना है। अच्छा, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगला जो वीडियो होने वाला है वो एमएसएमई के ऊपर होने वाला है। अभी के लिए इतना ही। उसके अलावा आपको टैक्स ऑडिट का जो सबसे आखिरी क्लॉज होता है रिपोर्ट का, वो यही होता है कि आपको बाइफर्केशन देना होता है। एक्सपेंडिचर को दो हिस्सों में डिवाइड करना है। एक वो एक्सपेंडिचर जिसके ऊपर जीएसटी भी पे होता है, मतलब जीएसटी एक्सपेंडिचर। एक वो खर्चा जो नॉन जीएसटी वाला होता है। अब नॉन जीएसटी वाला कुछ भी हो सकता है सर। आप सैलरी पे कर रहे हो, है ना, डेली अलाउंस, स्वीपर एक्सपेंस, इंटरनेट। इंटरनेट में तो खैर जीएसटी होता ही है, बट ऐसे जो भी खर्चे जिनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है वो उनको अलग कर लीजिए, और जिसके ऊपर जीएसटी लगता है उसको अलग कर लीजिए। बिकॉज ये आपको रिपोर्ट करना है टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट में, फॉर्म 3CB 3CD में। ठीक है सर। पीएफ और ईएसआई, इसकी पेमेंट की डेट होती है हर मंथ की 15। जैसे जुलाई है तो 15 अगस्त, अगस्त है 15 सितंबर, सितंबर है 15 अक्टूबर। अगर आपने ये पेमेंट विद इन ड्यू डेट नहीं किया तो भाई वो जो खर्चा होता है डिसअलाउ हो जाता है। तो अगर आप जिसका ऑडिट कर रहे हैं वो पीएफ और ईएसआई में रजिस्टर्ड है तो सारे रिटर्न मंगा लीजिए, पेमेंट की रिसिप्ट मंगा लीजिए। अगर विद इन ड्यू डेट है, बहुत अच्छी बात है। ड्यू डेट के बाद है, उसको रिपोर्ट करना है आपको अपनी टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट में। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आप देखोगे कई बार, अगर कैश बेसिस पे अकाउंटिंग हो रही है, एक्चुअल बेसिस पे बात अलग है। अगर ड्यू बेसिस पे हो रही है तो फिर आपको डिफरेंस मिलेगा। बैंक में बैलेंस कुछ और होगा, बुक में बैलेंस कुछ और होगा। तो बुक का बैलेंस और बैंक का बैलेंस मैच कराने के लिए जो बीआरएस बनाता है एसएससी, वो मंगा लीजिए। उससे आपको पता चल जाएगा डिफरेंस आ क्यों रहा है। फिर आईटीसी का एक बहुत ही कह सकते हो बेसिक रूल है कि भाई अगर आपने परचेज करा है तो उसको 180 डेज में आपको पेमेंट करना है, वरना आईटीसी आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स। आप चेक कर लीजिए, सारी परचेज को मंगा लीजिए जिसके ऊपर जीएसटी आपने क्लेम कर रखा है। अब देखिए बैंक स्टेटमेंट से पेमेंट जा रहा है, 180 डेज जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। बाद में जा रहा है तो आपको रिपोर्ट करना है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए। फिक्स्ड एसेट्स को ध्यान रखिए, ओपनिंग बैलेंस कितना था वो तो चेक करना है हमें। ड्यूरिंग द ईयर में कितना परचेज करा है वो ध्यान रखिए। अगर 180 डेज से पहले परचेज करा है पूरा डेप्रिसिएशन मिलेगा, 180 डेज के बाद परचेज करा है आधा डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो डेप्रिसिएशन की वर्किंग को चेक कर लीजिए, सही है कि गलत है। अगर कुछ वेरिएशन है तो उसको रिपोर्ट करिए। लोन एडवांसेस आपको चेक करना है अदर देन फ्रॉम बैंक। बैंक से जो लोन आता है वो तो जनरली सिक्योर होता है, सारी प्रॉपर डिटेल होती है। अनसिक्योर लोन की बात हो रही है, उसको चेक करना है आपको, पैन, आधार, वो सारी चीज़ें जो अभी हम लोगों ने देखी है। और जो चीज़ अक्सर ऑडिटर भूल जाते हैं वो ये कि लास्ट ईयर की जो टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट है उसको आपको मंगाना है। उसमें जो जो क्वालिफिकेशन होती हैं, क्वालिफिकेशन मतलब जो जो कमियां होती हैं, जो जो डिस्क्रिपेंसीज पिछले ऑडिटर ने रिपोर्ट करी है वो दूर हो गई हैं कि नहीं हो गई हैं, वो आपको चेक करना है। अगर कोई ऐसी डिस्क्रिपेंसी है जो लास्ट टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट में थी और इस बार भी कंटिन्यू हो रही है, तो ध्यान रखिएगा, पिछली बार भी थी और अभी तक उसको रेक्टिफाई नहीं किया है, तो उसको आपको भी अपनी रिपोर्ट में मेंशन करना है कि भाई ये लास्ट टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट में ऐसा लिखा हुआ था, इस बार अभी तक कंप्लाई नहीं हुआ है। ये बहुत लोग छोड़ देते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है सर। उसके अलावा क्या करना है सर, कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे अलाउड होते हैं। सेक्शन 43B की बात हो रही है, जैसे हो गया आपका पीएफ ईएसआई हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट हो गया, कुछ स्टैट्यूटरी जो फंड होते हैं उसका पेमेंट हो गया। तो वो सारे खर्चे जो एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे अलाउ होते हैं वो चेक कर लीजिए, वो ड्यू नहीं होने चाहिए। आईटीआर ड्यू डेट से पहले पहले उसको आपको पे कर देना चाहिए। अगर पे नहीं हुआ है तो उसको रिपोर्ट करिए। उसी तरह अगर वो ओल्ड रिजीम क्लेम कर रहा है एसएससी, तो भाई 80C की डिडक्शन होंगी और जो अदर डिडक्शन होती हैं 80D,
है ना, ATCCD वाली या जो भी है डिडक्शंस, उसका सारा प्रूफ ले लीजिए। वो भी आपको रिपोर्ट करना है अपनी टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट में, फॉर्म 3CB 3CD में। उसके अलावा लॉगिन कर लीजिए इनकम टैक्स के पोर्टल पर, ये भी लोग ध्यान नहीं देते हैं। फिर जाइए आउटस्टैंडिंग डिमांड में और चेक करिए, अगर कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड है इनकम टैक्स की तो उसको भी आपको रिपोर्ट करना होता है, तो ये जरूर चेक करिएगा। ठीक हो गया सर। उसके अलावा लास्ट का क्लोजिंग स्टॉक का वेरिफिकेशन। अब ऑब्वियस सी बात है, आप सितंबर में ऑडिट कर रहे हो और स्टॉक है 31 मार्च का, या तो आप 31 मार्च को गए होते वेरीफाई करने, नहीं गए हो तो अभी आपको क्या करना है, रिटर्न में लेना है मैनेजमेंट से कि भाई आप अपनी वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू जो भी वेरिफिकेशन है वो रिपोर्ट दीजिए, और साइन करवा के ले लेना है कि हाँ भाई मैनेजमेंट ने इसको सर्टिफाई किया है। और अगर स्टॉक, अगर वो कोई सॉफ्टवेयर मेंटेन कर रहा है तो फिर तो पर डे की रिपोर्ट निकल आती है, 31 मार्च की रिपोर्ट निकालिए, उससे वेरीफाई कर लीजिए। ठीक हो गया सर। दूसरा तरीका एक और बता दूं, मार्च से लेकर अभी तक जितनी सेल हुई है उसको आप परचेज से, मान लीजिए आपका पिछले बार का ओपनिंग था, ठीक है, साल भर में परचेज करा होगा, उसको ऐड कर लीजिए और जो सेल हो रही है उसको लेस कर लीजिए और फिर उसको मैच कर लीजिए अपनी क्लोजिंग स्टॉक से। अगर वो लगभग मैच कर रहा है मतलब सही है। ज़्यादा वेरिएशन आ रहा है तो मैनेजमेंट से पूछिए कि भाई आपका ओपनिंग था 100, आपने खरीदा 500, 600 हो गया, आपने बेच दिया 400, तो 200 बचना चाहिए था और यहाँ बच रहा है 250, मतलब एक एग्जाम्पल। अगर वेरिएशन है तो आप कंफर्म कर सकते हो मैनेजमेंट से, अदरवाइज मैनेजमेंट जो सर्टिफाई करके दे रहा है वो आप अपनी रिपोर्ट में मेंशन कर सकते हो। इसी तरह आपको क्लोजिंग कैश का बैलेंस भी सर्टिफाई करवा लेना है और डेटर का वेरिफिकेशन करना है। बैलेंस शीट में डेटर्स होते हैं, ठीक है, जो आगे चलकर आपको पैसा देंगे सेल के, उनके साथ आपको कम्युनिकेशन करना है कि भाई मैं अपने SEC का ऑडिट कर रहा हूँ, ये कह रहा है कि भाई 5 लाख रुपए आपको देने हैं, आप कंफर्म करिए सही है कि गलत है। तो इस तरीके से कंफर्मेशन लेनी है डेटर्स की से भी और क्रेडिटर से भी। लेकिन क्रेडिटर तो खैर MSME रिपोर्टिंग आ चुकी है तो वो अलग से हम लोग कवर करेंगे ही करेंगे। उसी तरह एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई एबनॉर्मल वेरिएशन हो रहा है तो आप चेक करिए। सेल अचानक से बहुत बढ़ गई, या सेल उतनी ही है परचेज बहुत बढ़ गई, या पिछली बार प्रॉफिट अच्छा खाता था इस बार सेल भी बढ़ी हुई है बट तब भी लॉस हो रहा है। भाई सेल बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, लॉस कैसे हो सकता है। पिछली बार फिक्स्ड एसेट बहुत कम थी, अचानक से बढ़ गया। डेटर्स पिछली बार कम थे, इस बार बहुत ज़्यादा बढ़ गए, या पिछली बार बहुत ज़्यादा थे, इस बार बहुत कम हो गए। इस तरीके से बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस में अगर कोई वेरिएशन दिख रहा है तो भैया मैनेजमेंट से उसको कंफर्म करवाइए और अपनी रिपोर्ट में भी उसको अगर हो सके तो मेंशन करिए। समझ रहे हैं ना? ओके सर। तो ये वो इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट्स है सर जिसको हमें टैक्स ऑडिट करते, मतलब जब भी हम कर रहे हैं ड्यूरिंग द टैक्स ऑडिट, इन चीज़ों पे हमें बहुत फोकस करना है। और इसके अलावा भी देखिए, एक ऑडिटर जो होता है ना, उसको ये बोला जाता है कि उसको हमेशा एक मतलब डाउटफुल माइंड के साथ आपको ऑडिट करना है, हर चीज़ के ऊपर शक करना है, फिर ऑडिट करना है। तो इसके अलावा जो पॉइंट्स आपको लग रहा है कि यार यहाँ पर कुछ गड़बड़ी है, उसको आपको ऑडिट में लेकर आना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसा लगा वीडियो हमें जरूर बताइएगा। MSME रिपोर्टिंग हम लोग अगले वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। ऐसे ही मजेदार और इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।